भारत लेकिन इस खेल में अकेला नहीं है। इस खेल में उसके साथ एक और मुल्क खड़ा है शाना बशाना, और वो है इसराइल। पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं वो नेतन्याहू के लिए, इसराइल के लिए, वो अपने लिए उसे एक खतरा समझते हैं। अब ये खेल इन दो शैतानी भाइयों ने, भारत और इसराइल ने मिलकर खेला है। भारत अपने मुल्क में भी बहुत कुछ कर रहा है। वो एक बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन है जिसका कि आपको इल्म होना बहुत ज़रूरी है। हमारे चैनल्स वहाँ पर बंद क्यों किए? असल मकसद उस चोर दरवाजे को बंद करना है कि हिंदुस्तान दोबारा इस तरह की हरकत ना कर सके। अस्सलामु अलैकुम। पॉडकास्ट विद डॉक्टर नासिर बेग के साथ आप लोगों को खुशामदीद है। बहुत कुछ हो रहा है 7 तारीख के बाद से। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, बहुत सी खबरें हैं, बहुत से सच हैं, बहुत से झूठ हैं, बहुत सी क़ियास आराइयाँ हैं, बहुत सी फेक न्यूज़ हैं, बहुत सा प्रोपेगेंडा है, बहुत से सवालात हैं, बहुत सी खदशात हैं और कुछ उलझने हैं, परेशानियां हैं, एंग्जाइटीज़ हैं। लोग समझना चाह रहे हैं कि है क्या। दरअसल इस तरह के हालात में जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है कि आप केओस का, जो कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा है, मेकिंग सेंस आउट ऑफ द केओस विच इज़ अराउंड यू। जो कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा है उसमें से आप हकीकत को अगर फ़िल्टर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि हकीकत क्या है, तो इसका मतलब है कि आप चीज़ें समझ जाएंगे। तो हुजूर, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ पहलगाम में। हिंदुस्तान ने उसका ब्लेम पाकिस्तान पर लगाया और ये कोई पहली दफ़ा नहीं था। पिछले 20 साल से यही कहानी दोहराई जाती रही और हम सब्र व तहम्मुल से, रिस्ट्रेन से काम लेते रहे और यही वजह है कि मामला यहाँ तक आ गया। हर दफ़ा जब आपने मुनासिब जवाब ना दिया तो और शराफत से चुप हो गए दुनिया के लिए कि क्या अब हम न्यूक्लियर वॉर में जाएंगे, बातचीत कर ली, तो जो कमज़र्फ लोग होते हैं उनकी निशानी ये होती है कि वो हमेशा दूसरे की शराफत को, दुनियादारी को, या अगर वो अमन चाहता है तो उसकी अमन की ख्वाहिश को उसकी कमज़ोरी समझ बैठते हैं। और आप हिंदुस्तान का मीडिया देखें तो उसमें ये पता चलता है कि वो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान बहुत कमज़ोर है, माशी तौर पर अंदरूनी हालात, उनको लगता था कि सियासी इंतशार है और वो समझते थे कि ये बड़ा बेहतरीन वक्त है कि पाकिस्तान को एंगेज किया जाए। भारत लेकिन इस खेल में अकेला नहीं है। इस खेल में उसके साथ एक और मुल्क खड़ा है शाना बशाना, और वो है इसराइल। इसराइल जो कुछ मशरिक़ वस्ता में कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन बहुत से इंटरव्यूज़ में नेतन्याहू ने बरमला इस बात का इजहार किया है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं वो नेतन्याहू के लिए, इसराइल के लिए, वो अपने लिए उसे एक ख़तरा समझते हैं। अब ये खेल इन दो शैतानी भाइयों ने, भारत और इसराइल ने मिलकर खेला है। इसमें आपको इब्लीस की, शैतान की हर वो क्वालिटी दिखाई देगी जिसमें झूठ है, डिसेप्शन है, एक दज्जाली, बीच में मैं कंस्पिरेसी थ्योरीज में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको वो सारे रंग, वो सारे एंगल्स दिखाई देंगे। इन्होंने पहलगाम अटैक किया, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया, 5 मिनट के अंदर अंदर कोई सबूत पेश नहीं किया। अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, लोग कह रहे हैं कुछ भी नहीं। मैं कल एक हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट कहूँ, यूट्यूबर हैं, पॉडकास्टर हैं, मुझे नहीं पता, और उन्होंने 1990 की दिहाई से लेके 2025 तक 30 सालों में जितने भी भारत ने सो कॉल्ड कहा कि जी ये हमारे ऊपर हमला हुआ है कोई दहशतगर्दी का, वो सब के सब वो बकौल उनके भाजपा सरकार में हुए हैं, यानी कि बीजेपी की सरकार में हुए हैं। कंधार विमान अपहरण कांड 1999 भाजपा सरकार, कारगिल युद्ध 1999 भाजपा सरकार,
संसद पर आतंकी हमला 2001 भाजपा सरकार। पहलगाम हमले के बाद से ही सरकारी कवियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वीर रस की कविताएं पढ़ना शुरू कर चुके हैं। देश के गृह मंत्री ने अपना इस्तीफा क्यों नहीं लिखा और प्रधानमंत्री को हमले के तुरंत बाद आतंकियों को धमकाने के लिए बिहार में रैली करने की क्या जरूरत पड़ गई? ये सवाल मीडिया कभी नहीं पूछेगा और सरकार इन्हीं सवालों से मुंह छुपा रही है। बीजेपी और इसराइल एक नेक्सस ऑफ ईवल है और ये शैतानी आलाकार हैं। इनका काम ही झूठ बोलना, धोखा देना और इस तरीके से धोखा देना और इस तरीके से झूठ बोलना कि लोगों की आंख में धूल झोंकना। इसके बाद पाकिस्तान ने इसको डिनाई किया, लेकिन वॉर मॉन्गरिंग, वॉर हिस्टेरिया हिंदुस्तान में बढ़ता गया और उसका फिर आगाज या उसकी मैं क्या कहूँ ट्रांसफॉर्मेशन जो है उस ह्यू एंड क्राई की, उस वॉर हिस्टेरिया की हमें 7 मई को दिखाई देती है, जब हिंदुस्तान के लड़ाका तैयारे सरहद के उस पार रहते हुए ही हवा में मुअल्लक हुए और उन्होंने पाकिस्तान में मिसाइल दागे। 9 मुख्तलिफ जगहें उन्होंने सिलेक्ट की और 24 मिसाइल फायर किए गए। मिसाइल अटैक्स में शहादतें हैं वो तकरीबन 34-35 के करीब थी। लेकिन मज़े की बात यह है कि साथ ही पाकिस्तान के एयरफोर्स ने उड़ान भरी और वो दुश्मन जो पाकिस्तान को नीस्तो नाबूद करने के लिए अपने लड़ाका तैयारे भेज रहा था, उसको शायद ये इल्म नहीं था कि पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की अवाम उनके लिए तैयार बैठी है। उनको एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया। मैं आपको ये बता दूं कि कल मैं ये पढ़ रहा था कि 7 मई को ये जो बैटल ऑफ फाइटर जेट्स थी, ये मॉडर्न हिस्ट्री की, मौजूदा तारीख की सबसे बड़ी हवाई जंग थी, जिसमें एक रात में 125 जहाज हवा में उड़े। और ये एक बहुत बड़ा, आप समझ लें कि आज तक जो मॉडर्न तारीख है उसमें आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतने तैयारे, इतने लड़ाका तैयारे एक साथ हवा में उड़े हों। और ये 160 किलोमीटर अंदर तक दुश्मन की सरहद के निशाना बनाया गया टारगेट्स को। अब ये इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने पाकिस्तान को एक फतह नसीब फरमाई। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हिंदुस्तान की एयरफोर्स के 5 तैयारे मार गिराए, जिसमें के 3 स्टेट ऑफ द आर्ट 4.5 जनरेशन फ्रेंच मेड राफेल्स थे। ये राफेल हिस्ट्री में पहली दफा गिराए गए। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कमाल महारत का मुजाहिरा किया और ये पाकिस्तान की एयरफोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसने पाकिस्तान का सर हमेशा फख्र से बुलंद किया है। मैं सलाम पेश करता हूँ इनको। आपकी वजह से हमारी छाती चौड़ी होती है, हम आप पर फख्र करते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको मजीद कामयाबियां अता फरमाए। आपने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मिसाइल अटैक्स हो गए, मस्जिदों को टारगेट किया गया, बच्चे मरे, खवातीन, शहादतें बच्चों की, खवातीन की, बूढ़ों की, बुजुर्गों की, 4 मस्जिदें शहीद की गईं। बात यह है कि हमने 5 जहाज गिरा दिए, 3 राफेल्स, एक MiG-29, एक Su-30, एक हमने इनका ड्रोन गिराया हेरन, जो कि इसराइली साख्त का था, और एक और ड्रोन था जिसको कि हमने गिराया, जिसकी साख्त का पता नहीं था। इसके अलावा उनका एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर हमने वाइप आउट किया। इसके साथ साथ उनका एक बटालियन हेडक्वार्टर वाइप आउट किया। मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये मैं चाह रहा हूँ कि शुरू से लेके अब तक की जो कहानी है उसको हम सम अप करें और आपको बता सकूँ कि हर एक चीज़ में से कुछ ऐसे नुक्ते हैं जिनसे कि हम कुछ नताइज अख्ज़ करना चाह रहे हैं। अब जब ये सब कुछ हो गया तो पहले तो हिंदुस्तान ने डिनाई किया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, हमारे तो जहाज़ गिरे ही नहीं हैं। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि झूठ दर झूठ दर झूठ दर झूठ दर झूठ, ये एक ऐसा लामतनाही सिलसिला है धोखे का, फ्रॉड का, ये डिसेप्शन का, ये एक प्रोपेगेंडा का। ये आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये एक ऐसा शैतानी खेल है जिसमें ये सब लोग शामिल हैं। तो इसके बाद हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान ने उनसे, जाहिर बात है कि उनको एक सुबकी हुई। पहले वो मान नहीं रहे थे कि हमारे जहाज़ जो हैं वो गिरे हैं,
لیکن اس کے بعد جب آہستہ آہستہ انٹرنیشنل میڈیا، ویسٹرن میڈیا کی بھی بڑی آنکھ کا تارا ہے جی بھارت، بہت بڑی منڈی ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے، 1.5 ارب کے لوگ ہیں. ویسے بھی آج کل کی مغربی دنیا میں ان کی نظر میں آپ کو پذیرائی حاصل کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، اور اگر آپ کا مد مقابل مسلمان ہے تو آپ ویسے ہی مغرب کی آنکھ کے تارے بن جاتے ہیں. تو حضور جھوٹ پہ جھوٹ بولا گیا، کہا گیا کہ جناب ہمارا جہاز کوئی نہیں گرا، ہم تو ایسا کچھ نہیں ہوا. مغربی میڈیا نے بالآخر یہ بات مان لی، اور فرینچ انٹیلیجنس کے ایک ریپریزنٹیٹیو نے CNN کو اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں جی ہمارا رافیل گرا ہے. ہو سکتا ہے 1 سے زیادہ بھی گرے ہوں. اب 2 کہتے ہیں، کوئی 3 مانتا ہے، سنا ہے 3 بھی ماننے لگ گئے ہیں. MiG-29 اور Su-30 کو وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں، یا مان رہے ہیں مجھے نہیں علم، لیکن ان کے اتنے جھوٹ ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی. اچھا، اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ جب ہو گیا اور انٹرنیشنل میڈیا میں یہ خبر چلی کہ یہ آپریشن سندور جو ہے یہ الٹا آپریشن لنگور ہو گیا ہے، آپریشن ودوا ہو گیا ہے، اور ارتھیاں پڑی ہیں 3 رافیلز کی، اور ان کی چتا کو آگ دی جا رہی ہے، تو بھارت کو بہت سبکی ہوئی اس ہزیمت سے بچنے کے لیے. اب یہاں پر 2 چیزیں ہیں میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے، ہوا کچھ یوں ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اسرائیلیز اینڈ انڈینز بوتھ، ان کو یہ بات بہت چبھی ہے اور ان کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث بنی ہے کہ دنیا کا اتنا زبردست لڑاکا طیارہ رافیل جو کہ آج تک کبھی نہیں گرا، وہ گر گئے. 1 نہیں 2 نہیں 3 ایک رات میں. $1 ارب کا کہتے ہیں کہ نقصان ہوا ہے. پتہ نہیں 300 کچھ ملین ڈالر کا ایک ہے کہ 200 کچھ ملین، 250 کے 350 کا، مجھے بھی ایگزیکٹ فگر یاد نہیں آ رہا. تو آپ خود سوچ لیجئے کہ ایک رات میں آپ کے 3 تو رافیلز گرے، اس کے علاوہ 2 طیارے اور گرے. تو یہ جو سبکی ہے یہ ان سے برداشت نہیں ہوئی. اب جب آپ کے طیارے گر رہے ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے طیاروں کو کون پک کرتا ہے؟ آپ کے طیاروں کو رڈارز پک اپ کرتے ہیں. تو اس کے بعد یہ سوچا گیا کہ حضور یہ جو پاکستان کا رڈار سسٹم ہے نا، اس کے اوپر حملہ کیا جائے. یہ کام بڑا خراب ہے، ہماری بڑی بے عزتی ہوئی ہے، ہمارے جہاز گرائے گئے ہیں، ان کے رڈار سسٹمز تباہ کرو تاکہ جب ہمارا دل چاہے ہم اپنے جہاز بھیجیں اور جا کر ان کو ایسی کی تیسی کر کے واپس آ جائیں. یہ تو فوراً ہمیں پک کر لیتے ہیں، ان کی ایئر فورس ایئر پیٹرولنگ پہ ہوتی ہے، آ کے ہمیں جواب دیتی ہے. یہ تو کام بڑا خراب ہے. اب اس کے لیے کیا کیا گیا؟ اسرائیلی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس، یہ انہی کی گود میں بیٹھ کے سارا آپریشن چل رہا ہے. اس کے بعد یہ پلان کیا گیا کہ جناب اس طرح کیجئے کہ ڈرون بھیجتے ہیں، ہیرنز بھی بھیجے، ہیرپ بھی بھیجے، ہارپی بھی بھیجے، سب اسرائیل کے ہیں. ان کو پکڑ لیا گیا. اب ہوا کیا؟ جوک در جوک آپ جو مختلف شہروں میں دیکھ رہے ہیں، مختلف جگہوں پر دیکھ رہے ہیں، ان میں اکثر سائٹس وہ تھیں جہاں پر ان کو یہ لگتا تھا کہ پاکستان کا کوئی نہ کوئی اس طرح کا سسٹم نصب ہے. اور یہ کر کیا رہے تھے کہ جب یہ آتے تھے ریڈار کی رینج میں آتے تھے، ریڈار ان کو لاک کرتا تھا. ایک تو فوراً اس ریڈار کو تباہ کرنے کے لیے آتے تھے. یہ میونیشن کیرنگ تھے، یعنی کہ ان کے پاس بارود تھا تاکہ اسی جگہ پر گرے اور اس کو تباہ کر دیں. اور اگر وہ نیوٹرلائز ہو گیا ہے تو اس کی لوکیشن اس جگہ کی پیچھے بھیج دے تاکہ مزید آگے اور ڈرونز بھیجے جا سکیں اور اس کو پر اٹیک کیا جا سکے. اب اس سے ہو کیا رہا تھا؟ پہلا مقصد کیا تھا؟ اب اس کے نا یہ ایک امریکن اسٹریٹجی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ سپریسنگ اینیمی ایئر ڈیفنس، یعنی کہ سیڈ اور ڈیڈ یا SEAD، سپریسنگ اینیمی ایئر ڈیفنس، اور ڈسٹرائنگ اینیمی ایئر ڈیفنس. سیڈ اور ڈیڈ آپ سمجھ لیں یا سیڈ اور ڈیڈ کہہ لیں، جس طرح بھی آپ اس کو پروناؤنس کرنا چاہتے ہیں، سیڈ اور ڈیڈ شاید زیادہ مناسب ہوتا ہے. تو یہ SEAD، سپریسنگ اینیمیز ایئر ڈیفنس اینڈ ڈسٹرائنگ اینیمیز ایئر ڈیفنس، یہ ایک اسٹریٹجی ہے جو کہ استعمال کی جاتی ہے کہ اگر آپ کو ایئر سپیریورٹی چاہیے تو آپ اینیمی کی
اس کے جو रडार सिस्टम्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने हैं, उनकी एयर डिफेंस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज करने हैं। अब कल के जो अटैक हुए हैं, आप होता यह है कि आप सारे ड्रोन्स इस तरह नहीं भेजते। इसमें बहुत से जो ड्रोन्स भेजे गए वो डिकॉय ड्रोन्स भी थे, जो कि बहुत सस्ते $500 $1000 तक के ड्रोन्स भी भेजे गए। किस लिए भेजे गए? उसकी वजह ये थी कि वो चाह ये रहे थे कि पाकिस्तान ना सिर्फ अपने रडार में इनको पकड़े बल्कि इनको तबाह करने की कोशिश करे। एक तो ये ज़रा लो फ्लाइंग होते हैं, आपके रडार्स में आते नहीं उस तरीके से, और अगर रडार पकड़ लेता है, ये जो छोटे डिकॉयज हैं इनका फ़ायदा कोई नहीं होता, लेकिन अगर रडार पकड़ लेता है तो वो ये चाह रहे थे कि ये इनके ऊपर हमला करें, इनको गिराएं। इनको दो तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाता है, एक कहते हैं सॉफ्ट किल, एक कहते हैं हार्ड किल। सॉफ्ट किल का इशू ये होता है कि आप इसको उधर ही इंटरसेप्ट करते हैं, इसको वहीं पर कहीं लैंड करवा लेते हैं या इसको हवा में ही डिस्ट्रॉय करवा देते हैं टेक्निकली। दूसरा ये होता है कि आप उसको रेंज में आने देते हैं और उसके बाद आप उसके ऊपर फायर करते हैं और उसको तबाह कर देते हैं। अब ये जहाज़ जब ऊपर उड़ रहा होता है तो ये आम एंटी एयरक्राफ्ट गन की रेंज में नहीं आता, इसको एंगेज करने के लिए मिसाइल यूज़ करना पड़ता है, और वो ख़ास किस्म के मिसाइल्स हैं जिनको कि इंटरसेप्टर मिसाइल्स कहा जाता है, और वो बहुत ही महंगे लाखों डॉलर का एक मिसाइल आता है, और ये हर एक के पास बड़ी लिमिटेड इन्वेंटरी होती है। आप इन मिसाइल को इस तरीके से, लोगों ने $500 के भेजे हैं, ड्रोन्स भेजे हैं, और आप उनके ऊपर लाखों डॉलर के मिसाइल फायर कर रहे हैं। ये इसमें आपका नुकसान है, आप ऐसा नहीं करते। ना ही आप अपना जहाज़ उड़ा सकते हैं और अपना लाखों डॉलर का मिसाइल मारकर जहाज़ अलहदा उड़ाकर उसका, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एक $5000 या $500 या $10,000 या $20,000 के ड्रोन के लिए आप इतना खर्चा नहीं करते, आपके लिए वाइबल नहीं होता। उसकी वजह ये नहीं है कि आप कोई वो है, मसला ये होता है कि आपने ये एक बड़ी कंट्रोल्ड किस्म के आइटम्स होते हैं, आपके पास ख़ास क्वांटिटी में होते हैं और आप इनको सही वक्त में इस्तेमाल करते हैं, सही हदफ के ख़िलाफ़। ठीक है, इसलिए जो कुछ कल हुआ, ये प्रैक्टिस ये थी कि किसी तरीके से हम रडार्स का डेटा लें, जितने रडार्स को और एयर डिफेंस सिस्टम्स को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनको हम डिस्ट्रॉय करें, नहीं तो उनका डेटा लेके पीछे भेज दें ताकि वक्त आने पर हम कोई अगले ड्रोन भेज सकें या कुछ और भेज सकें। अब ड्रोन इस वजह से भेजे गए। दूसरी वजह ड्रोन भेजने की ये थी कि एयरफोर्स का हशर उन्होंने एक रात पहले देख लिया था। जब एक रात में 5 तैयारे गिर जाएं तो मेरा ख्याल है मोदी को तो वैसे ही, मैं क्या कहूँ, जाके कमोड में सर दे के सो जाना चाहिए था, इतनी बेइज्जती के बाद। अब मामला कुछ यूं है कि इस सब के बाद जब पाकिस्तान ने कल 35 के करीब ड्रोन्स जनाब डिस्ट्रॉय किए हैं, 3-4 उन्होंने उतारे हैं, और सिर्फ यही नहीं है, हमने उनको उतार कर जो हमारे पास सेफली उतर गए हैं, हमने उनका मुआयना शुरू कर दिया है, उनका एनालिसिस शुरू कर दिया है, उनके अंदर क्या सर्किट्स लगे हुए हैं, वो किस तरीके से बनाए गए हैं, किस साख्त के हैं। हमें ये भी पता है कि उसमें बरतानिया की मोटर लगी हुई थी, हमें ये भी पता है कि वो इसराइली कंपनी ने बनाए हुए थे, हमें ये भी पता है कि उनकी क्या कैपेबिलिटी थी, वो किस फ्लाइट पे उड़ते हैं, क्या करते हैं, कितना पेलोड लेके जा सकते हैं, एक एक चीज़ हमारे इल्म में आए, और अभी उसके ऊपर मजीद रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है, हम देख रहे हैं, उसका एनालिसिस हो रहा है। तो ये 2 दिनों में आज तक भारत ने किया जो हमारे साइड पे, ठीक है, और हमने उनको क्या जवाब दिया। ये कहानी अब तक की इस तरह पहुंची, और ये क्यों हुआ, ये कल की कहानी क्या थी, ये क्या है। इसके अलावा भारत अपने मुल्क में भी बहुत कुछ कर रहा है, वो बताना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि वो एक बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन है, जिसका कि आपको इल्म होना बहुत ज़रूरी है। आप इंडियन मीडिया खोल के देखें, इंडियन मीडिया ने कहा पाकिस्तान में कू हो गया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उनको कैद कर लिया है, उनकी जगह जनरल शमशाद जो हैं उन्होंने वो चीफ बन गए हैं, शहबाज शरीफ जो हैं वो किसी बंकर में छुपे हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर एक कू हो गया, बलूचिस्तान के अंदर रिवोल्ट हो गया, लोग छुपे हुए हैं, डर रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं हिंदुस्तान का नाम लेकर। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि हमने पाकिस्तान के JF-17 2 गिरा दिए हैं, उनके 2 हमने पायलट्स पकड़ लिए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा, मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि मुझे हंसी आ रही है, इस किस्म की अबसर्ड बकवास है, झूठ है कि बंदे को हंसी आती है। उसके बाद फरमाते हैं कि जी पाकिस्तान ने हमारे ऊपर मिसाइलों से हमला कर दिया,
پاکستان نے ہمارے اوپر ڈرون سے حملہ کر دیا. اپنے لوگوں کو اب مجھے سمجھ میں آتی کہ انہوں نے ہمارے چینلز وہاں پر بند کیوں کیے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر ایک ڈس انفارمیشن پھیلانی تھی. انہوں نے اپنے لوگوں کو جھوٹ میں رکھنا تھا. انہوں نے یہ ایک منظم ڈس انفارمیشن کیمپین چلانی تھی. یہ پروپیگنڈا چلانا تھا. اگر ہمارا سچ وہاں تک پہنچتا تو ظاہری بات ہے کہ ان کا پروپیگنڈا ناکام ہو جاتا. یہ ڈس انفارمیشن کی جو کیمپین ہے یہ ناکام ہو جاتی. اس وجہ سے ہمارے چینلز کو بند کیا گیا. اصل مقصد ہندوستان کے عوام کو اندھیرے میں رکھنا تھا. اب یہ ساری باتیں چل رہی ہیں کہ جی ہمارے اوپر حملہ کر دیا, پاکستان نے یہ کر دیا, پاکستان نے وہ کرے. کراچی کی پورٹ کو ہم نے بندرگاہ کو تباہ کر دیا جی. پاکستان کے لوگ تھر تھر کانپ رہے ہیں, وہ چھپے ہوئے ہیں بنکروں میں, اور ہم ان کے جہاز گرا لیں. کیوں جہاز کیے, کیوں پروپیگنڈا شروع کی؟ کیونکہ ان کو پتا ہے اپنے 5 گر گئے ہیں. مودی یہ سب کچھ ہندوستان کے لیے نہیں کر رہا. ایک تو اسرائیل کی ماں پر کر رہا ہے, دوسرا اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے, بی جے پی کے لیے, بھاجپا سرکار کو مضبوط کرنے کے لیے, تاکہ بھاجپا سرکار کے باجو مضبوط ہو جائیں. اس لیے کر رہے ہیں. ان کو ہندوستان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, اور ہندوستان کی عوام سے بھی کچھ لینا دینا نہیں ہے. تو یہ سارے کے سارے جھوٹ جو ہیں یہ بولے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سنا ہے کوئی بریفنگ شریفنگ بھی انہوں نے دی ہے. ایک انہوں نے وہ مسلمان خاتون ہیں جو کرنیل ہیں ان کو آگے کر دیا ہے. آپٹکس ختم ہے ہندوستان پر, ڈرامے بازی ختم ہے. ایک ونگ کمانڈر کھڑی کی ہے, خاتون ہے, کرسچن ہے. ایک مسلمان خاتون کھڑی کی ہے, کرنیل ہے, مسلمان ہے. بیچ میں فورن آفس کا بندہ بیٹھا ہے, ہندو ہے. دنیا کو ایک میسج جا رہا ہے کہ دیکھیے ہم کتنے بڑے سیکولر ہیں. او بھائی, جن کی شلواریں اتار کے چیک کرتے ہو, ان سے پوچھتے ہو تم مسلمان ہو کہ نہیں, اور پھر ان کو ڈنڈے مارتے ہو, ان کے سر پھوڑتے ہو, ان کو چھریاں مارتے ہو, ان کو شہید کرتے ہو. جا کے پوچھو کشمیریوں سے ان کے ساتھ کیا کرتے ہو تم. تمہارے ملک میں مسلمان ہونا ایک گالی ہے. وہ سبرامنیم تمہارا اپنا وزیر جو یہ کہتا تھا کہ جس ملک میں مسلمانوں کی آبادی 30% سے زیادہ ہو جائے گی یہ اس ملک کو تباہ کر دیں گے, اور پھر جا کر مشرق وسطیٰ میں جہاں پر 100% مسلمان ہیں وہاں پر جا کے ان مسلمان حکمرانوں کے تلوے بھی چاٹتے ہو. بے غیرت لوگ, بے شرم لوگ, شاطر دشمن ہے. امریکن وہ ہے بلاگر ہے, اس نے یہ بات کہی کہ جی میں یہاں پر آیا ہوں اور میں یہاں پر نارتھ میں ہوں, اور یہاں پر تو زندگی ایسے چل رہی ہے, لوگ رواں دواں ہیں. Currently stuck in Pakistan and all airports are closed due to the conflict with India. یہ جنگ شروع ہو گئی ہے لیکن میں یہاں پر پھنسا ہوا ہوں, تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. Thousands of text messages and calls from you guys. Just want to let you know that I am safe. People here are pretty unbothered by what's going on. Everyone's living their life as normal. Shops are open. Kids are going to school. سارے کا سارا یہ جو فالس پروپیگنڈا ہے یہ بیسیکلی کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے, ایک تو یہ کہ بھارت کے عوام کو گمراہ کیا جائے, ان کو یہ اسی ایک وار ہسٹیریا میں رکھا جائے, ان کو بتایا جائے کہ تمہارے سورما وجیتا ہو گئے, تمہارے مودی جی جو پرماتما ہیں, جو بھگوان ہیں, انہوں نے پاکستان کے مسلمانوں کو ناکو چنے چبوا دیے, وہ کانپ رہے ہیں, ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں, وہ رو رہے ہیں کہ ملک میں انقلاب آ گیا ہے, تم نے دنیا بدل دی ہے, پاکستان کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. کس نے؟ مودی جی نے. مودی جی سپر مین ہے. تو حضور یہ ساری کی ساری ان کے عزائم تھے. یہ سارے کا سارا ڈس انفارمیشن رادر وہاں پر پھیلائی جا رہی ہے. پچھلے 30 سال سے ایک گندے ہمسائے نے ایسی چر شروع کی ہوئی. شروع تو انہوں نے 77 سال سے کی ہوئی, 78 سال سے, لیکن پچھلے 30 سال سے تو پاگل کتوں کی طرح بھونک کے دماغ خراب کر دیا. بہرحال یہ ساری کی ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے. اب سب سے بڑا سوال آتا ہے, پاکستان اٹیک کب کرے گا؟ پاکستان اٹیک کہاں کرے گا؟ پاکستان جواب کیسے دے گا؟ کس طریقے سے دے گا؟ کیا پاکستان کا جواب کیسا ہونا چاہیے؟ یہ بہت ہی سنجیدہ مرحلے پر آ گئے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو نیوکلیئر ہتھیار ہوتے ہیں نا, 2 قسم کی جنگیں ہوتی ہیں.
एक रिवायती जंग होती है, एक न्यूक्लियाई जंग होती है। जब कोई मुल्क न्यूक्लियाई हो जाता है, न्यूक्लियर हो जाता है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाता है, और उसके हमसाये के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो, तो जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है उसके पास एज होती है। अगर वो रवायती जंग अपने हमसाये पर मुसल्लत कर दे और उसके पास न्यूक्लियाई हथियार नहीं है, तो वो यही डरता रहता है कि यार अगर मैं इसके अंदर घुस गया तो ये मुझ पर न्यूक्लियर हथियारों से हमला कर देगा। तो इसके पास एक न्यूक्लियर और फौजी सुपीरियरिटी हो जाती है। इसको न्यूट्रल करने के लिए इसके हमसाये के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि वो भी न्यूक्लियाई हथियार हासिल करें, न्यूक्लियर पावर हासिल करें। अब जब हमसाया भी ये न्यूक्लियर पावर हासिल कर लेता है तो इसको कहते हैं कि अब ये न्यूक्लियर डिटेरेंस आ गई है, दोनों के पास न्यूक्लियर पैरिटी हो गई है। मतलब ये है कि अब अगर ये मारेगा तो ये भी मारेगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज आती है कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, कि अगर इसने पहले मार दिया और मैं तबाही हो गया तो मैं चलाऊंगा कब। तो मेरे पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर इसने मुझ पर न्यूक्लियाई हथियार से हमला कर दिया तो मैं उसका जवाब कम से कम दे सकूं। ये कैपेबिलिटी है। अब इन दोनों ममालिक के पास ये तमाम कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। तो उसूलन होना क्या चाहिए था? उसूलन होना यह चाहिए था कि इस खित्ते में अब जंग ना होती। उसूलन अब यह होना चाहिए था कि इस खित्ते के दोनों ममालिक को यह पता होता कि अगर हमने अपने दुश्मन के अंदर रिवायती जंग भी शुरू की तो वो न्यूक्लियाई हो सकती है। दोनों को यह पता होना चाहिए था। दोनों तरफ से ये डिटेरेंस होनी चाहिए थी। दोनों इस बात से झिझकते, कहते कि हम ये नहीं करेंगे। लेकिन हम पिछले 25 साल से देख रहे हैं कि हिंदुस्तान कभी एक झूठ बोलकर, कभी दूसरा झूठ बोलकर, कभी ये दहशतगर्दी हो गई, कभी वो दहशतगर्दी हो गई, ये ड्रामा करता है और उसके बाद पाकिस्तान के लिए मामलात मुश्किल करने शुरू कर देता है। अपनी फौजें चढ़ा देता है पाकिस्तान के बॉर्डर पर। बहुत देर तक पाकिस्तान वहाँ पर फंसा रहता है और उसके बाद पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि वो अपने आप को डिसएंगेज करे, क्योंकि मगरिब का प्रेशर आना शुरू हो जाता है। और ये कोई ना कोई कभी एक जहाज़ यहाँ से उड़ाया, 2019 में इस तरह किया जब पुलवामा हुआ, उससे पहले भी इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि जी हम ये एक न्यूक्लियर अटैक करें। न्यूक्लियर अटैक नहीं, मेरा मतलब एक सर्जिकल स्ट्राइक करें और इस तरह के काम करें कि फ़लाना टारगेट है, फ़लाना टारगेट है। ये बात यह है कि जब दोनों मुल्कों के पास एक न्यूक्लियर डिटेरेंस आ गई है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है, तो फिर किधर से ये स्पेस निकाल ली हिंदुस्तान ने कि वो इसके बावजूद ये नैरेटिव बनाता है और आता है और आपको इस मुश्किल में डाल देता है। कहता है कि ये क्या कि रोज एक सा गम, एक सी उम्मीद, इस रंजे बेखुमार की अब इस इंतहा भी हो। तो बात यह है कि ये जो कुछ हिंदुस्तान कर रहा है, इसने जिस तरह की ये स्पेस बनाई है, हर 2-4 साल के बाद कोई एक पटाखा चलाता है अपने घर में, अपने 8-10 बंदे मारता है, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है और ये सारी की सारी टेंशन वॉर बिल्डअप करके यहाँ पर ले आता है। बकवास, इनका झूठ का पलंदा, इनका मीडिया अलहदा भौंकता है और पाकिस्तान को फिर उस सिचुएशन में खड़े कर देते हैं और फिर हम चुप करके बैठ जाते हैं और कुछ भी नहीं करते और फिर इंटरनेशनल प्रेशर आता है और फिर वेस्टर्न प्रेशर आता है और हम चीज़ों को फिर उस तरफ ले जाते हैं। तो बात यह है कि कब तक चलेगा। और अब जबकि उसकी पुश्तपनाही इसराइल भी कर रहा है और ये उसकी गोदी में बैठ के ये सब कुछ कर रहा है, तो फिर ये पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज देता है। और वो अपनी तरफ से ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत कमज़ोर है और ये बेहतरीन मौका है। दोनों इसराइल और हिंदुस्तान भाई भाई ने ये फैसला किया कि ये बड़ा बेहतरीन वक्त है। अब मुझे बताइए कि आज ये मामला, आज आप इसको न्यूट्रलाइज कर भी लेते हैं तो ये 2 साल के बाद फिर कर देंगे, 3 साल के बाद कर देंगे। जब मोदी साहब को लगेगा कि मेरी सरकार थोड़ी कमज़ोर हो गई है, आज मुझे कोएलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ गई है, या किसी जगह पर बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, कहीं और चुनाव है, या किसी भी वजह से कोई भी रीज़न, इसराइल के कहने पर, किसी के कहने पर, तो ये जो इन्होंने एक चोर दरवाज़ा ढूंढ लिया है इस न्यूक्लियर पैरिटी के, इस न्यूक्लियर डिटेरेंस के बावजूद कि ये जब दिल चाहता है, मतलब आते हैं, आके ये तमाशा करके चले जाते हैं। दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड। अब आप पूछेंगे कि मैं तो पूछ रहा था जवाब कैसे देना है, कहां देना है, तो ये सबका उससे ताल्लुक क्या है। और दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं, जो चीज सोचने की, ये सारे फैक्टर्स हैं असल में, मैं आपको क्यों बता रहा हूं। पहला फैक्टर ये है कि ये चोर दरवाजा बंद करना है ताकि इसके बाद दोबारा
یہ ایسا نہ کر سکیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہندوستان کے جو فائنانس منسٹر ہیں وہ IMF کے چیف سے بھی ملے ہیں, وہ ADB کے چیف سے بھی ملے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو کہا ہے کہ پاکستان کی امداد بند کر دیجئے, پاکستان کے اندر جو آپ کے پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کو فنڈ کرنا بند کر دیجئے. یہ باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ ان چیزوں میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ کو لمبا کھینچا جائے, پرولونگ کیا جائے. اسے کہتے ہیں وار آف ایٹریشن. دس از وار آف اکنامک ایٹریشن, ٹو بی ویری فرینک. واٹ از وار آف اکنامک ایٹریشن؟ کہ آپ اس کو اتنا لمبا کھینچیں اور پاکستان اکنامکلی برداشت ہی نہ کر سکے اور کلیپس کر جائے. ایک ان کا ایم یہ ہے. دوسرا ایم جو میں نے آپ کو بتایا کہ ظاہری بات ہے وہ پاکستان کو ٹیسٹ کر رہے ہیں ملیٹریلی, کہ دیکھتے ہیں ان کو جنگ میں کتنا کیا حساب کتاب ہے. آپ کی سٹاک مارکیٹ پلنج کر گئی ہے, تو یہ بہت ہی خطرناک کھیل ہے. پاکستان اس کھیل کو بار بار کھیلنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. اصل مقصد اس چور دروازے کو بند کرنا ہے کہ ہندوستان دوبارہ اس طرح کی حرکت نہ کر سکے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا. میرے نزدیک 2 ایم ہیں جی. ہم نے اٹیک کہاں کرنا ہے, کس جگہ پر کرنا ہے, یہ فیصلہ ان لوگوں کے پاس ہے جن کے پاس اختیار ہے. لیکن اس سے آپ نے نتائج کیا حاصل کرنے ہیں؟ میرے خیال میں آپ کو 2 نتائج حاصل کرنے ہیں. آپ جہاں بھی کریں, جتنے حملے کریں, جس وقت کریں, ٹیک یور ٹائم. اپنے پسند کی جگہ پر کریں, اپنے پسند کے وقت پر کریں. جب آپ سمجھیں کہ آپ کے لیے بہترین ہے اس وقت کریں. کیسے کرنا ہے یہ بھی آپ کا فیصلہ ہے. ان لوگوں کا فیصلہ جنہیں کی پوری پکچر ہے, جن کے سامنے بگر پکچر ہے, جن کے پاس انٹیلیجنس ہے, یہ ان کا کام. لیکن اس سے آپ نے اچیو کیا کرنا ہے, یہ 2 چیزیں ہیں سر. ایک تو یہ کہ آپ نے یہ چور دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دینا ہے. اس کو ایسا منہ توڑ جواب ملے کہ اس کو پتا ہو کہ اگر میں نے یہ دروازہ بھی کھولا تو all hell will break loose. میں یہ چور دروازہ اس کے بعد دوبارہ استعمال نہیں کر سکوں گا. یہ جھوٹ کے پلندے, یہ جھوٹے فالس فلیگ آپریشنز, اس کا رستہ, اس کا دروازہ, یہ جو دشمن, اس مکار عیار شاطر نے ڈھونڈا ہے, اس کو ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہے. اور دوسری چیز, جو ہمارے بچے, جو ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہمارے جوان, ہمارے بوڑھے شہید ہوئے ہیں, ناجائز شہید کیے ہیں انہوں نے, ان کا بدلہ لینا ہے. یہ 2 ایمز ہیں. آپ یہ کب کرتے ہیں, کہاں کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, یہ آپ کی ثوابدید ہے. لیکن اس کا ایم یہ ہونا چاہیے. میں آپ لوگوں کو بھی یہی کہوں گا کہ کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, یہ آپ ان پر چھوڑیے, یہ جن کا کام ہے. آپ کا کام پاکستان کے ساتھ جڑے رہنا ہے, پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے, پاکستان کا وفادار رہنا ہے, اور پاکستان کے ساتھ کسی کو غداری نہیں کرنے دینی. باقی جہاں تک یہ والا معاملہ ہے, یہ میری درخواست تھی ان لوگوں کے ساتھ جو بھی یہ کر رہے ہیں, اور ان کو یہ آلریڈی پتا بھی ہے. ایم آپ کا یہ ہے, یہ چور دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہے, تاکہ آج سے 2 سال بعد, 3 سال بعد یہی بک یہی بکواس, یہی جھوٹ ہمارا دشمن دوبارہ نہ کر سکے. باقی بات بڑی سیدھی سی ہے جی. ہم مسلمان ہیں, ہم موت سے ڈرتے نہیں ہیں. ہم یا غازی ہوتے ہیں یا شہید ہوتے ہیں. اور جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی تو کوئی بات نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. جو ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن ایک دفعہ اس مکار جھوٹے دشمن کو, اور جو اس کا استاد اس کے ساتھ بیٹھا ہے, شیطانوں کا استاد اسرائیل, ان دونوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ آج کے بعد دوبارہ یہ نہیں کرنا. میری یہ درخواست ہے کہ جو بھی کریں, یہ تمام معاملات سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب کچھ اپنی جگہ پر,
हमने 5 गिराए, उन्होंने मिसाइल मारे, ये किया वो किया, ड्रोन्स आए हमने पकड़ लिया। अभी तक जो कुछ हमने किया, हमने कुछ गलत नहीं किया। हमने बहुत समझदारी से काम लिया है, हमने बहुत सब्र से काम लिया है, हमने कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं दिया, हमने कोई आउटबर्स्ट नहीं किया, हमने कोई झूठ नहीं बोला, हमने कोई केओस क्रिएट नहीं किया। हम बड़े आराम से देख रहे हैं। अभी तक तुम्हारा खेला हुआ खेल हम देख रहे हैं। अपने मुल्क में चाहे मिसाइल चलाओ, अपने मुल्क में पटाखे चलाओ, अपने मुल्क में ड्रोन उड़ाओ, कहो पाकिस्तान ने किया, खुद ही कहो जहाज गिरा दिए, वो पकड़ लिए, पायलट पकड़ लिए, जो झूठ बोलने हैं बोलो। और झूठा एक झूठ बोल देता है ना तो पता चल जाता है कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। तो हम आपको जान रहे हैं आपकी करतूतों से, आपके इन झूठों से जो मुसलसल आप बोले आ रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो हम सब समझ गए आपकी कहानी। ये सब चीजें एक तरफ को कर दें, और ये जो रोज रोज की बक बक चक चक छिक 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 झिक छिक है ना, दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड, ताकि पाकिस्तान को ये पता चल जाए कि इसके बाद ये नहीं होगा। ये जो झूठा मोदी है, इसकी बकवास है, इसको बंद किया जाए वंस फॉर ऑल। और हिंदुस्तान का ये जो एक चोर दरवाजा है, इसको बंद कर दें, और जो लोग हमारे शहीद हुए हैं उनका बदला ले लें। बाकी कहानियां सानवी हैं। अभी तक वेल प्लेड, वेल फॉट, ब्रेव आर्मी, ब्रेव एयरफोर्स, ब्रेव नेवी, ब्रेव नेशन। Alhamdulillah, we have fought well, we are fighting well. And if Indians can listen to me, let me tell you one thing very frankly, you're being fed with lies, blatant lies. You're living in a fool's paradise. And inshallah ta'ala, we are going to give you a befitting reply. वो जवाब जो मुंह तोड़ होगा, इंशाअल्लाह ताला अज़ीम। ये पाकिस्तानी कौम है, ये मौत से डरने वाली नहीं है। हम इसी बारूद धमाकों के साए में पले हैं, और हम आज भी कायम खड़े हैं। तुम्हारे जैसे मक्कार दुश्मन 1000 हो जाएं, हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकते, इंशाअल्लाह, मेरे अल्लाह के हुक्म से, इंशाअल्लाह ताला। इस दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हाना ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करे, फजल करे, करम करे, अपने हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, उनकी जूतियों के सदके हमें ईमान दे, हमें ताकत दे, हमें समझ दे, हमें सीधा रास्ता दिखाए, और हमें इस मक्कार दुश्मन और इसके मक्कार शैतानी उस्ताद के खिलाफ फतह से हम किनार करें, फतह नसीब करें। नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। पाकिस्तान जिंदाबाद।